हेलो, मैं हूँ ऋचा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जो हमारा पेपर हुआ था यूजीसी नेट का 2021 का और 2020 दिसंबर का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि हुआ था 25 नवंबर को, उस पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पेपर के सॉल्यूशन को। तो पहले मैं पेपर 1 का सॉल्यूशन बताऊंगी, पेपर 2 का। तो देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। और तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, given below is the table that solve the expenditure of a company in lakh rupees per annum over the given year। इनकी यहाँ पर जो टेबल दी हुई है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं और ये एक्सपेंडिचर है किसके? कंपनी के। ठीक है, जो कि लाख रुपीस में है, पर एनम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ये सैलरी, ट्रेवल, हॉस्पिटैलिटी, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड टैक्सेस, ये सभी हमारे क्या है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। इन विच ईयर द रेशियो ऑफ सैलरी टू हॉस्पिटैलिटी मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है कि सैलरी और हॉस्पिटैलिटी, इन दोनों का मुझे क्या निकालना है? हमको रेशियो निकालना है, और जो मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये इधर मैंने ईयर लिखे हुए हैं और ये क्या है? सैलरी है। ठीक है, तो सैलरी 2016 में सैलरी कितनी थी? 330 थी और हॉस्पिटैलिटी 30 थी। जब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो 11 आता है। 2017 में सैलरी 380 है और 33 जो है हॉस्पिटैलिटी, 33 हॉस्पिटैलिटी है, इनका रेशियो 11.51 आता है। 420 सैलरी थी 2018 में और 35 हॉस्पिटैलिटी है, इनका रेशियो निकालेंगे तो 12 आएगा। इसी तरह से 19 और 20 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया था? मैक्सिमम, जो मैक्स रेशियो आएगा तो वो बताना है। इन सभी में मैक्सिमम अमाउंट हमारा कौन सा है? 12 वाला। ठीक है, अब ये 12 कौन से ईयर में आया है? 12 आया है हमारा 2018 में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2018। अब 2018 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? 2018 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन आईडी है 55। आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? ये भी वही टेबल दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर है टेबल में। व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी ड्यूरिंग द ईयर 2016 टू 20। यानी कि यहाँ पर जो ये 2016 से 20 तक में जो भी हमारे ट्रेवल के एक्सपेंडिचर हैं, ट्रेवल के और हॉस्पिटैलिटी के, इनका हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इसका सम करके इनका एवरेज निकाल लेंगे, इसका सम करके इसका एवरेज निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर टोटल ट्रेवल एक्सपेंडिचर जब सम करते हैं तो हमारा आता है 366। ठीक है, अब इसका एवरेज, तो हमें ईयर कितने थे? 5 ईयर थे ना, 2016 से 16, 17, 18, 19, 20, 5 साल थे, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका एवरेज आ जाएगा 73.2। उसी तरह हॉस्पिटैलिटी का निकाल लेंगे, उसका सम आया था 181। दिस इज 181। 181 को एवरेज निकालना है हॉस्पिटैलिटी का, तो फिर से इसको 5 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर क्या आएगा? 36.2। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? ऐड कर देना है, क्योंकि दोनों का पूछा है ना। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 109.2। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दिया है 109.2, 4 आएगा। हियर इज दी, ये 4 होगा, 109.4 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ये वाला आपका। ऑप्शन आईडी है 5050। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स एंड एवरेज एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों का डिफरेंस निकालना है। यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना था, हमें ऐड करना था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें डिफरेंसेस निकालने हैं, किसमें, टैक्सेस और इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर है। टोटल टैक्स हमने निकाल लिया, 459 आ जाएगा। अब एवरेज टैक्स निकाल लेंगे, ठीक है, वही 5 से डिवाइड कर देंगे तो 89.8 आ जाएगा। और एवरेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 167 को डिवाइड कर देंगे फिर से यहाँ पे 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 33.4, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात तो समझ में आई ना कि एवरेज कैसे निकालना होता है, सम करके जितने नंबर ऑफ ईयर है या जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट जो भी चीज होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 से डिवाइड किया हुआ है इसीलिए दोनों जगह पे। और अब दोनों का क्या पूछा है हमसे, डिफरेंस पूछा है, तो दोनों में से दोनों का डिफरेंस यानी लेस करके निकालेंगे। तो आंसर क्या आ रहा है, 56.4, ठीक है। अब 56.4 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 56.4 ये रहा आपका ऑप्शन, ऑप्शन आईडी इज 5059, ठीक है। तो अब आप भी अपनी आंसर मैच कर लीजिएगा कि आपका सही है या जो भी है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी द टेबल केयरफुली, ठीक है, वही इंफॉर्मेशन है कि एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ओके। तो क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीज ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2019 टू 20 इन परसेंटेज, यानी कि 2019 में जितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ और 20 में जितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो कह रहा है कि 20 में कितना बढ़ा 19 के कंपैरिजन में, उसको हमें बताना है परसेंटेज में, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे 19 का, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर है 2019 का 695, और टोटल एक्सपेंडिचर 2020 का निकाल लेंगे 443, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल था हमारा 473 और इनिशियल था -695 और फिर अपॉन में इनिशियल 695। तो इसको जब डिफरेंस निकालते हैं 46 डिवाइडेड बाय से करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 6.9%, ठीक। तो 6.9 कौन से ऑप्शन में है इसको चेक कर लेते हैं। 6.9 ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन आईडी है 5041, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टडी द टेबल, सेम ही डीआई चल रही है। क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ट्रेवल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज मिनिमम। ये कह रहा है कि इन सभी ईयर में, सभी सालों में कौन सा ईयर ऐसा है जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा ट्रेवल का एक्सपेंडिचर सबसे कम हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ट्रेवल, ट्रेवल उसका एक्सपेंडिचर, यानी कि 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में और 20 में ट्रेवल का एक्सपेंडिचर, और ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। अब हमें देखना है कि ट्रेवल का एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज है, तो ये निकाल लिए उसके सभी ईयर के परसेंटेज। हमसे क्या पूछा था, किस ईयर में मिनिमम होगा, ठीक है। तो मिनिमम आपका देखिए 2019 में होगा, ठीक है। ये डेटा सबसे कम है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, लेकिन यहाँ पे 10.9 है और यहाँ पे 10.75 है। तो आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, और ईयर है 2019, ठीक है। 2019 में हमने सबसे कम ट्रेवल पे एक्सपेंडिचर किया है, दैट इज 10.75, ओके। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है।
2019, तो 2019 हो जाएगा हमारा आंसर, उसकी आंसर आईडी हो जाएगी 5047। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आप हमारी डीआई तो कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स इन ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में कौन कौन से डिटर्मिनेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन का मॉडल क्या होता है। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि रियल टाइम में जब लोग प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फेस टू फेस या ऑनलाइन या वीडियो कॉलिंग या कॉल पे जब बात होती है, यानी कि एक तरफ से कोई बोल रहा है और एट द सेम टाइम उसको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो हमारा होता है ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाई हुई है, ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन रिफर टू द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का कंटिन्यूस एक्सचेंज होना चाहिए, where both the sender and the receiver involved in the process that takes turn to communicate message। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कौन किस किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होता है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में होता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में होता है। Here both sender and receiver message must be active at the same time to keep the communication open। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं यहाँ पे, टेलीफोन की कॉल हो सकती है, स्काइप कॉल, चैट सेशन हो सकता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, ठीक है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट में होता है, इसको भी चेक करते हैं, लीगल कॉन्टेक्स्ट और डिलेड कॉन्टेक्स्ट। डिलेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बताया था कि एट द सेम टाइम पे इंटरेक्शन होगा, तो डिलेड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे फेस टू फेस, ऑन कॉल, इस तरीके से सोशल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे रिलेशनल, यानी कि एक जब हम कॉल पे बात करते हैं तो ये एक रिलेशनल कम्युनिकेशन हुआ ना, तो इस तरीके का ये एक सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल एक ये रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट भी बनाता है। तो इसमें ए बी सी तीन ऑप्शन, ए बी सी ये तीनों हमारे सही होंगे। तो इसमें जो गिवन ऑप्शन है ए बी सी, ये हमारा है ऑप्शन बी, ऑप्शन आईडी है 5109। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है CBCS प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू चूज कोर्सेज फ्रॉम। जो CBCS है उसने प्रोवाइड किया है कि बच्चे अब अपने कोर्स को चूज कर सकते हैं, तो वो कहाँ से ये अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो हम सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, क्या वो कोर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल होंगे, इलेक्टिव होंगे, कंप्यूटर होंगे, या एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स होंगे, वो कौन से होंगे देख लेते हैं। तो CBCS provide an opportunity for the student to choose course from prescribed courses। जो prescribed course है वो कौन कौन से हैं, comprises core course है, elective कोर्स होगा हमारा, स्किल बेस्ड कोर्स होगा, यानी कि तीन चीजें बताएंगे, कोर्स होंगे, इलेक्टिव होंगे और स्किल बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, जो कोर्सेज होंगे, उनमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें कोर कोर्स होना चाहिए, इलेक्टिव हो सकता है और स्किल बेस्ड। स्किल बेस्ड कोर्स होता है हमारा, स्किल जैसे कि कार चलाना सीखना एक स्किल होती है, ठीक है, कोई भी स्किल हो सकती है, कुकिंग करना, इवन टीचिंग करना, ये भी एक स्किल, एक आर्ट है। तो इस तरीके से कोई भी नई स्किल सीखना वो भी एक हमारा जो है वो है, चूज कर सकता है स्टूडेंट अपनी स्टडी के लिए। तो यहाँ पे कौन सा कोर्स होगा, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स,
जहाँ पे स्टूडेंट की एबिलिटी इनहांस होती है। तो ऑप्शन जहाँ पे हमारा ACE होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ACE ACE हमको दिया हुआ है ऑप्शन 2 में, दैट इज ऑप्शन ID 5216। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो लिस्ट दी हुई है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के पावर की बारे में पूछ रहा है। ये 4 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और इन चारों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, तो हमें मैच करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है हमारा लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर क्या होती है? जो हमें पोजीशन से आती है। ठीक है, जैसे ऑफिस में कोई हायरार्की की वजह से कोई पर्सन है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो उस इसलिए उसको जो है बनाया गया, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ उस पोजीशन पे वो है, इसलिए उसके पास वो पावर है, वो अथॉरिटी है। ठीक है, तो लेजिटिमेट पावर पोजीशन से आती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिफरेंट पावर। रिफरेंट पावर का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन जो भी कुछ कहे, जो उसने कहा उसको हर कोई एक्सेप्ट कर ले, उसकी हर बात को लोग मान ले। ठीक है, सपोज इसकी कोई पर्सन बोले कि नहीं मून तो वेस्ट से निकलता है और लोग उसे एक्सेप्ट कर ले, तो क्या होगा कि वो एक तरीके से रेफरेंट पावर होगी। बट इतना गलत नहीं बोलता है वो मैनेजर, लेकिन हाँ इस तरीके का होता है। द एबिलिटी ऑफ लीडर टू इन्फ्लुएंस द फॉलोवर ड्यू टू फॉलोअर्स एडमायरेशन, रिस्पेक्ट एंड आइडेंटिफिकेशन विद द लीडर। क्योंकि उसको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको एडमायर करते हैं, इस वजह से जो पावर उसको मिलती है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज रिवार्ड पावर। रिवार्ड पावर का मतलब क्या हुआ कि मैनेजर इस पावर को यूज करता है, एम्प्लॉयज को रिवार्ड देता है, ताकि वो जिस समय पे एम्प्लॉयज काम नहीं भी करना चाहता है, जैसे वीकेंड पे हो गया या किसी भी टाइम पे नहीं करना चाहता, तो मैनेजर उसको कैसे करता है, रिवार्ड दे करके काम करवा सकता है। तो मैनेजर गिव्स द रिवार्ड टू द एम्प्लॉय टू मीट द डेडलाइन, मैनेजर यूज दिस पावर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने लिखा है यहाँ पे कि वीकेंड इफ एम्प्लॉय, अगर वीकेंड में एम्प्लॉय वर्क नहीं करना चाह रहा है तो मैनेजर क्या करेगा, उसको रिवार्ड दे करके अपना काम करवा सकता है। It is the position of it is the opposite of coercive power। ठीक है, ये सब तो ठीक है। रिवार्ड किस फॉर्म में हो सकता है? मॉनिटरी हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और एनरिचमेंट हो सकता है जॉब में। तो इस तरीके की पावर जो होती है वो रिवार्ड पावर होती है। एंड द नेक्स्ट इज एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट का मतलब होता है किसी चीज में, किसी पर्टिकुलर चीज में कोई पर्सन जो एक्सपर्ट हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में एक्सपर्ट हो या किसी भी चीज को, तो एक पर्टिकुलर एरिया में वो एक्सपर्टीज होगा, तो ये एक्सपर्ट पावर होती है। अब देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है, लेजिटिमेट पावर। तो लेजिटिमेट पावर कहाँ से आएगी? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज तो हो जाएगा एक्सपर्ट से। बाय वर्चू ऑफ पोजीशन, पोजीशन कैसे आएगी? पावर से। व्हेन अदर्स फील टू बी लाइक यू, जब आपके जैसा कोई मतलब उसकी तरह कोई बनना चाहता हो, उसकी हर बात को लोग मान रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो वो कौन सी पावर थी हमारी? रिफरेंट पावर। ठीक है, और रिवार्ड पावर, रिवार्ड पावर का मतलब क्या हो गया? कंट्रोल ओवर व्हाट अदर सीक्स, मतलब दूसरों पे उसका कंट्रोल हो सकता है ना। रिवार्ड दे करके आप वीकेंड पे काम करवा रहे हो तो मतलब आप उसको कंट्रोल कर ले रहे हो, तो कंट्रोल ओवर व्हाट अदर सीक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ए का 2, ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। सो द आंसर इज बी एंड ऑप्शन ID इज 5120। And the next is identify the करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्रिक्स कंट्री। जो ब्रिक्स कंट्री है उनका सीक्वेंस फाइंड करना है इन रिलेशन टू देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स एज पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट आई थी 2020 की, उसमें हमें देखना है कि ब्रिक्स नेशन, जो ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज का इंडेक्स हमें देखना है और उसको एक ऑर्डर में लगाना है, और वो ऑर्डर होगा हमारा हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी कि पहले टॉप कंट्रीज आएंगी, उसके बाद लोअर वाली कंट्री आएंगी। ओके,
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्कोर लिख दिया है और ये लिंक है जहाँ से मैंने ये डेटा लिया है। मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना का जो स्कोर है वो 73.89 है, ब्राजील का 72.67 है, रशिया का 71 है, ये 2020 का है। ठीक है, और साउथ अफ्रीका का 63.1 है, इंडिया का 61 है। तो ये मैंने ऐसे रैंक में लगा दिया है, रैंक के ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा चाइना, फिर ब्राजील, पहले आएगा चाइना, फिर आएगा ब्राजील, फिर आएगा रसिया, फिर आएगा साउथ अफ्रीका एंड देन आएगा इंडिया। ठीक है, CBRSI। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन CBRSI। ठीक है, तो C है हमारा चाइना, दैट इज A, B से ब्राजील जो कि है हमारा D, R से रशिया जो कि E पोजीशन पे है, एंड S साउथ अफ्रीका दैट इज C, एंड इंडिया जो कि B है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ADECB ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन आईडी है 5184। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कंसीडर ई प्रोपोजिशन ट्रू। अच्छा, ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का है, जहां पर क्वेश्चन आता है AEIO से रिलेटेड। तो यहाँ पे कह रहा है कि ई प्रोपोजिशन को हम ट्रू मानते हैं एंड आई एज अ फॉल्स, और आई को फॉर्म करता है एज अ फॉल्स इन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। ओके, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हम फाइंड आउट करना है। तो ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर ये ए है और ये EAEIO। आप सभी ने ये सारा कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही रखा होगा। ए और ओ जो होता है वो हमारा यूनिवर्सल होता है, ई और आई जो होता है वो हमारा पर्टिकुलर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? क्वेश्चन में बोला कि ई को ट्रू मानना है और आई को फॉल्स मानना है। ई को ट्रू मानना है, ये हमारा ट्रू होगा, और आई को फॉल्स मानना है। अब ये ट्रू है, ये फॉल्स होगा, और अगर ये फॉल्स है तो ऊपर वाला फॉल्स ऊपर जाता है ना, तो ए क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। और ए अगर फॉल्स हुआ तो ओ हमारा ट्रू हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है ए और ओ में, और आई और ए में क्या होता है? सब अल्टरनेशन होता है, और यहाँ से ऊपर जाता है एफ। अगर ये फॉल्स है तो इसको ए वाले को फॉल्स होना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ चेक इन दी क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ट्रू होगा। अभी ए ट्रू नहीं हो सकता ना, हमने क्या देखा कि ए फॉल्स होगा, ए फॉल्स होगा और वो क्या होगा? ट्रू होगा। ए ट्रू नहीं हो सकता, ये वाला तो गलत हो गया। आई फॉल्स ई ट्रू, ये तो सेम ही स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ था, तो ये तो सही है। ओ फॉल्स होगा और ई फॉल्स होगा। ई प्रोपोजिशन तो यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। O इज अनडिटर्मिनेड एंड O इज अनडिटर्मिनेड, तो O डिटरमाइंड है, वो तो हमने देखा ना, हमने तो पता लगा लिया कि वो क्या है। ठीक है, O हमारा ट्रू आ रहा था, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन बी, जो कि ऑप्शन आईडी है आपका 5143। ओके, फ्रॉम द एनर्जी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। ठीक है, एनर्जी की सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज कंसिडर्ड मोस्ट सिक्योर्ड इन इंडिया? किसको सिक्योर्ड माना गया है? जहां पे ऑप्शन है जियोथर्मल, हाइड्रो, सोलर और विंड। ठीक है, तो सोलर पावर एनर्जी जो है फास्टेस्ट डेवलपिंग इंडस्ट्री एज अ पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया है। जो सोलर पावर एनर्जी है वो सबसे ज्यादा बेटर है, सिक्योर्ड है,
और जो सोलर पावर एनर्जी है वो इंडिया में लगभग सभी हिस्सों में जो है हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं इस एनर्जी को। ये देख सकते हैं जो डार्केस्ट एरिया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो इंडिया के पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इसको डेवलप करने की। विद अबाउट 300 क्लियर सनी डेज होते हैं एक साल में, एंड इट कैलकुलेटेड द सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन द इंडियाज लैंड एरिया अबाउट 5000 ट्रिलियन किलोवाट पर ईयर हम बना सकते हैं। तो जो सोलर पावर एनर्जी है मोस्ट एफिशिएंट होगा इंडिया के लिए एनर्जी बनाना। और वैसे तो देखिए जियोथर्मल और विंड और सोलर ये सभी आपके जो हैं एक तरीके से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि विच आर द चीपर सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द हीट, कौन सा हमारे लिए चीपर होगा। और दूसरी बात है कि किसकी अवेलेबिलिटी, किसमें जितनी कैपेसिटी जितनी की हमको रिक्वायरमेंट है, किसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो बहुत कम एरिया है इंडिया के जो कि विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि जबकि जो सोलर एनर्जी है वो इंडिया के लगभग सभी हिस्सों में प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, इसी तरह हाइड्रो पावर भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर होगा हमारा सोलर एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन आईडी है 5198। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डीम्ड है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है NCERT, NIEPA, जामिया हमदर्द, जामिया मिलिया इस्लामिया एंड ट्रिपल IITs। ठीक है, तो देख लेते हैं इनमें से। NIEPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NEPA जो है हमारी वो एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। NIEPA हमारी क्या है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है NCERT, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये हमारा एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेटअप किया था 1961 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू असिस्ट एंड एडवाइज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नाउ ये नेक्स्ट है हमारा जामिया हमदर्द। जामिया हमदर्द इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन जो कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इन इंडिया। इट इज द गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी, स्टैब्लिश हुई थी 1989 में। तो ये दो है हमारी जो कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, NCERT और जामिया तो NIEPA और जामिया हमदर्द ये दोनों हमारी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैं। तो आंसर B और C हो जाएगा, B एंड C। अच्छा, नेक्स्ट क्या है ट्रिपल IITs। देखिए ट्रिपल IITs यूनिवर्सिटीज नहीं होती हैं। ओके, IITs एंड NITs ये यूनिवर्सिटीज के कैटेगरी में नहीं आती हैं, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो B और C हमारे आंसर होंगे। अब लेट्स चेक इट कि कौन से ऑप्शन में है। B और C है हमारा ऑप्शन ID 5202। ओके, क्वेश्चन है which of these decision trap pertain thinking and planning activity। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the red list, the percentage of threatened mammal in the world is about। ठीक है, तो परसेंटेज हमको बताना है, ये डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन आया है पेपर में हमारे। तो यहाँ पे जो थ्रेट में है मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया है। 41% है एम्फीबियन स्पीसीज का, 33% है रीफ बिल्डिंग कोरल्स का, 30% है कॉनिफर्स एंड 25% है मैमल एंड बर्ड का 13% है। तो हमारा आंसर क्या है 25%, क्योंकि हमसे मैमल का पूछा गया है। ठीक है, सो
आंसर इज दिस वन, ऑप्शन ID 5190। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालिटिकल इंडक्शन इज द मेथड ऑफ एनालिटिकल इंडक्शन। इनमें से कौन से स्टेप्स या कौन सी चीज आती है एनालिटिकल इंडक्शन के अंदर? तो एनालिटिकल इंडक्शन इज अ वेरी सिंपल, जो कि हम कहते हैं रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं, जो प्रोसीजर होता है, वो ही कंसिडर किया जाता है इसमें। ठीक है, तो सी ये है हमारा एनालिटिकल इंडक्शन का सीक्वेंस। तो ऐसा सिंपल होता है ना कि हम पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उनकी टेस्टिंग करते हैं, फिर उसको जनरलाइज करते हैं, कई सारी चीजें होती हैं हमारे रिसर्च के स्टेप्स में। यहाँ पे सीक्वेंस मैंने मेंशन किया हुआ है, यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर। तो क्या चीजें हो जाएंगी? सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट, यानी कि एक सिस्टमैटिक जो रिसर्च होता है हमारा एक सिस्टमैटिक फॉर्म में होगा ना। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा को एनालाइज करेंगे, डेटा को टेस्ट करेंगे, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिर उसको जर्नलाइज करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर आएगी, सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट ये होगा। जनरेटिंग द हाइपोथेसिस ये भी कंसिडर किया जाएगा, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस ये भी होगा, फ्री स्टाइल इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे फ्री स्टाइल इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, हम प्रॉपर टेस्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, तब उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस ओनली, देखिए यहाँ पर ओनली वर्ड लिख दिया, इस वजह से ये नहीं कंसिडर होगा। ठीक है, तो अवर आंसर इज ABC। ABC किस में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में, जो कि ऑप्शन ID है हमारी 5085। sometimes subject sometimes subject who knows that they are in control group may work hard to excel against the experiment group। ठीक है, देखिए जब रिसर्च किया जाता है, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, उसमें हम ग्रुप में बांटते हैं। तो कुछ हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, कुछ हमारे कंट्रोल ग्रुप होते हैं। तो जो कंट्रोल ग्रुप है उनको वो सारी फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, यानी उनको कंट्रोल करके रखा जाता है। ठीक है, तो जो कंट्रोल ग्रुप वाले लोग हैं, जो मेंबर हैं, वो कभी कभी जब ये बात जान जाते हैं कि हम कंट्रोल ग्रुप के मेंबर हैं, तो वो हार्ड, मतलब वर्क हार्ड, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं टू एक्सेल अगेंस्ट दी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से बेहतर परफॉर्म करके दिखाने के लिए। और इस फेनोमेना को क्या कहा जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन है कंपनसेटरी, कंपनसेटरी राइवलरी, कंट्रोल्ड कंपटीशन, इंस्पिरेशनल इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है विच वन इज द करेक्ट। compensatory rivalry exists when the study group not receive the experimental treatment। ठीक है, तो compensatory rivalry क्या होती है? जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं वो, उनको अगर वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मिलना चाहिए, यानी कि वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? कंपनसेटरी राइवलरी एग्जिस्ट होती है के बीच। ठीक है, एंड नेक्स्ट अदर भी चीजें देख लेते हैं। कंट्रोल्ड कंपटीशन, कंट्रोल्ड कंपटीशन का मतलब क्या हुआ? अंडरस्टूड बाय द कोड फेयर कंपटीशन। कंट्रोल्ड कंपटीशन का मतलब होता है फेयर कंपटीशन। ठीक है, यानी कि फेयरनेस होगी, दोनों ही ग्रुप को इक्वल चीजें, इक्वल फैसिलिटी दी जाएगी, तो दैट इज द कंट्रोल्ड कंपटीशन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंसिंग इन द हायर लेवल स्किल दैट मोटिवेटिंग। देखिए जो इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? हम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इट इज अ पॉजिटिव टर्म ना, कि हाँ कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो इंस्पायर होकर के इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर ये टर्म नहीं, मोटिवेशनल कॉन्टेक्स्ट, वो मोटिवेट होकर के अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। यहाँ पर क्या है कि उनको ये बात पता चली है कि हमें वो चीज नहीं मिल रही है जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मिल रही है, इस वजह से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है? कंपनसेटरी, उनके बीच में कंपनसेटरी राइवलरी होगी। ऑप्शन इज ए, आंसर इट इज 83। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंडियन लॉजिक से। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, आई सी अ पीस ऑफ फ्रेगनेंट सैंडलवुड, ठीक है, वुड करेक्टली रिप्रेजेंट। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो इंडियन लॉजिक का जो टर्म है जो कि इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं सुगंधित चंदन के एक टुकड़े को देखती हूँ, ठीक है, ये कौन सा इंडियन लॉजिक हो सकता है? तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन दिया हमारे पास, ज्ञान लक्षणा, निर्विकल्पा, सामान्य लक्षणा और योगजा, ठीक है। तो ज्ञान लक्षणा इज रिफर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, मतलब जब किसी के कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे तो वो हमारा ज्ञान लक्षणा होगा। जैसे कि सैंडलवुड क्या हुआ, एक मतलब उसका सुगंधित जो है फ्रेगनेंट वाला है, उसके कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है ना, दैट इज द ज्ञान लक्षणा। हमारा आंसर क्या होगा? ज्ञान लक्षणा। नेक्स्ट उसमें ऑप्शन क्या है? इनडिटर्मिनेट और निर्विकल्पा। निर्विकल्पा का मतलब होता है इट डील विद अ बेयर सेंसेशन, मतलब जहां पर कोई चीज अनुपस्थित है, कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, सिंपल एप्रीहेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड, इट इज द स्टेज ऑफ बेयर अवेयरनेस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट विदाउट एनी कैरेक्टराइजेशन, जब उसका कोई कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि फ्लावर है बट उसमें कोई स्मेल ही नहीं, तो वो क्या हो गया? निर्विकल्पा, जब उसके किसी के ना होने से कुछ पता चले, तो दैट इज द निर्विकल्पा। वहां पे तो जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें तो कह रहे हैं कि ना जो वुड है उसमें एक स्मेल है, खुशबू है, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सामान्य लक्षणा। सामान्य लक्षणा का मतलब होता है जो यूनिवर्सल है, जो कॉमन है, वो सामान्य लक्षणा होगा। चंदन की लकड़ी में जो महक आती है, जो खुशबू आती है, वो कॉमन तो नहीं है, वो सिर्फ चंदन, वो पर्टिकुलर है, बट इज नॉट कॉमन, इट इज नॉट यूनिवर्सल, ठीक है। तो सामान्य लक्षणा भी इसीलिए नहीं होगा। और योगजा, योगजा परसेप्शन का मतलब क्या होता है? जब हम ध्यान की बात करते हैं, ठीक है, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ perception only possessed by yoga or liberate soul with the power of meditation। जब योगजा करते हैं तो हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ज्ञान लक्षणा। ओके, आंसर आईडी हो जाएगी 5152। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 दी हुई है, ठीक है, और हमें इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर चेक करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यू कैन मेक द बिहेवियर यू टीच मोर ऑथेंटिक बाय चेंजिंग द इररिलेवेंट एस्पेक्ट्स और context of what you are teaching as often as possible, as many different ways as possible। ये कहता है कि कोई टीचर या कोई भी पर्सन अपनी बिहेवियर, अपनी टीचिंग को और अच्छा बना सकता है और ऑथेंटिक बना सकता है अगर कोई अपने इररिलेवेंट एस्पेक्ट को चेंज करे, और उसको जितना जितना बेहतर वो चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट वे से पॉसिबल हो सके, जितना अच्छा चेंज करके बेहतर बनाए, तो क्या वो बेटर होगा? तो हाँ, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब भी कोई पढ़ाता है तो धीरे धीरे उसमें भी लर्निंग बाय टीचिंग भी होती है, यानी कि वो पढ़ाने के साथ साथ टीचर खुद भी सीखता है। तो जब वो सीखता है तो अपने अंदर वो उस कॉन्टेक्स्ट में चेंज लाए जिससे कि टीचिंग और बेटर हो सके। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही कह रहा है, सही बात बोल रहा है, तो इट इज ट्रू। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 2 क्या है? टू टीच बिहेवियर दैट इज ऑथेंटिक। To teach behavior that is authentic, your lesson need not present content in a way in which it will be used to your lesson on assessment in subsequent grade or in the world outside your classroom। ये कह रहा है कि क्या इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि जो भी कंटेंट, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है लर्नर को, या जो भी मटेरियल दिया जा रहा है, वो उस मटेरियल को या जो भी कुछ सीखा है उसको
आउटसाइड द क्लासरूम कहीं यूज नहीं कर सकता, या आउटसाइड द क्लासरूम कहीं और भी क्विज हो रहा है, कोई असेसमेंट हो रहा है, तो वहां पे उसको यूज नहीं कर सकता। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। हम क्या केवल एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं, अगर हमको कहीं से भी ज्ञान मिलता है, जो भी चीज हम सीखते हैं, अगर हमने 8th क्लास में 2+2=4 सीखा था, या फर्स्ट क्लास में 2+2=4 सीखा था, तो आज भी तो हम उसको यूज कर ही रहे हैं ना। तो क्या होता है कि ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत लिखा हुआ है कि हम जो सीखते हैं वो यूनिवर्सलाइज हो सकता है, हम उसको आउटसाइड द क्लासरूम भी यूज कर सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। चेक कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन आईडी 507। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, असर्शन और रीजन है। असर्शन क्या कहता है, रिसर्च क्वेश्चन शुड हैव सम कनेक्शन विद एन एग्जिस्टिंग थ्योरी और रिसर्च। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, रिसर्च क्या होती है, जो भी नॉलेज हमको पहले से होती है उनमें ही हम कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते जाते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। और ये ऐसा आज नहीं, बहुत टाइम पहले से ही ये चीज होती आ रही है। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, हर एक चीज में धीरे धीरे जो भी हमें पहले से नॉलेज होती है, हम उसमें इम्प्रूव करते जाते हैं, एड ऑन करते जाते हैं, और उसका कहीं ना कहीं पहले जो थ्योरी दी होती है उससे कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो असर्शन ट्रू है। नेक्स्ट है रीजन क्या है, द रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेटेड शुड बी आइदर टू ब्रॉड और टू नैरो। रिसर्च क्वेश्चन आइदर टू ब्रॉड और टू नैरो, ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है। और रिसर्च क्वेश्चन ज्यादातर आपका जो होगा वो एक नैरो डाउन, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात करेंगे। सो द रीजन इज रॉन्ग कि रिसर्च क्वेश्चन या तो बड़ा ही होगा या तो छोटा ही होगा, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन को हम एक पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो assertion is true and reason is the false. So check it where it is. A is true, R is false. Answer B is correct. Option ID 5095. Let's move on next question. Which of the following consider unethical communication? यानी कि इनमें से कम्युनिकेशन के कई सारे मेथड दिए हुए, हमें पता करना है इनमें से कौन सा अनएथिकल है, ठीक है, अनैतिक है। Non-commercial publicity, non-relevant source of information, propaganda, and use of alternative source of information. Non-commercial advertising का मतलब क्या हुआ? Non-commercial advertising is sponsored by for a charitable institution or civics group for a religious or political organization. नॉन कमर्शियल, देखो कमर्शियल का मतलब क्या होगा कि एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट जो हम टीवी पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं कि उनको कुछ ना कुछ वो पैसा देते हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसा करके। बट नॉन कमर्शियल मीन्स नॉन प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। तो वो रिलीजियस ग्रुप हो सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक सिंपल मीनिंग किया, ठीक है। बट जो हमें एक टर्म दिया हुआ था ना, प्रोपोगंडा, प्रोपोगंडा का मतलब क्या हो गया कि एक मतलब बायस्ड इंफॉर्मेशन फैला देना। जैसे होता नहीं कि किसी की बुराई कोई कर रहा हो तो उसको आग की तरह फैला देते हैं लोग, या किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आई और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करके पूरा फैला दिया। तो ऐसा करके प्रोपोगंडा जो होता है स्पेशली एक बायस्ड होता है और मिसलीडिंग होता है, मतलब गलत इंफॉर्मेशन होती है, यूज टू प्रमोट द पॉलिटिकल कॉजेज और मे बी अलग कोई का अपना पर्सनल बेनिफिट भी हो सकता है। तो ये होता है प्रोपोगंडा। एंड अल्टरनेटिव डेटा इज द इंफॉर्मेशन। अल्टरनेटिव डेटा का मतलब क्या हो गया कि इज द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल, एक सोर्स से कोई एक पर्टिकुलर सोर्स से इंफॉर्मेशन लेना। जैसे सपोज है कि अगर हमें किसी कंपनी का उसके फाइनेंशियल डेटा मुझे चाहिए तो मैं उसकी पर्टिकुलर जो कंपनी उसकी वेबसाइट से नहीं ले रही हूँ, किसी दूसरी एक अदर
इंफॉर्मेशन अदर साइड से मैं इंफॉर्मेशन ले रही हूँ कि नॉन ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या तो नॉन ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन जो जहाँ से हमेशा लोग लेते आ रहे हैं डेटा, वहां से ना लेकर के किसी और जगह से ले लेना, तो दैट इज द अल्टरनेटिव डेटा। ओके, तो हमारा आंसर क्या है? प्रोपगंडा। प्रोपोगंडा हमारा आंसर हो जाएगा। द ऑप्शन इज सी। आंसर ऑप्शन आईडी इज 5103। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन साइज ऑफ बैक्टीरिया कल्चर इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम। अच्छा, जो पॉपुलेशन बैक्टीरिया का है वो 4% की रेट से हर साल बढ़ रहा है। देयर इज एन एडिशनल इंक्रीज ऑफ 1%। एडिशनल 1% इंक्रीज हो जाता है पॉपुलेशन से ड्यू टू सम रीजन। द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। तो 2 साल बाद कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने इसको सॉल्व कर दिया है कि फाइनल पॉपुलेशन जो है, फाइनल पॉपुलेशन हमको निकालनी है, जो हम लोग निकालते हैं ना सीपी वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, यही तो करते हैं। तो बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि हमें जो यहाँ पे जो आर हो जाएगा, आर हमारा क्या हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज दी 5। तो 5 यानी कि 1 + 5 अपॉन में 100 की पावर 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 10.25। ये हमारा आंसर है 10.25, ऑप्शन ए, दैट इज 5131। ओके, how many minutes is it before 12 noon if 48 minutes ago it was 3 times as many minutes past 9 am? इस क्वेश्चन को समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प में कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 बजे, जो 12 बज रहे हैं, 12 बजे में से हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट माइनस किए जाएं, हाउ मेनी मिनट लेस किए जाएं। तो 12 बजे से हम इन्हीं की तरफ जाएंगे पहले, तो 12 नून माइनस एक्स, ठीक है, और 48 मिनट और लेस किए जाए विच इज इक्वल टू दी 3 टाइम ऑफ एक्स, 3 टाइम ऑफ दैट मिनट, जो मिनट हाउ मेनी मिनट पूछा था ना, तो वो 3 टाइम ऑफ दैट मिनट विच इज एडेड टू दी 9 AM। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है। हाउ मेनी मिनट इट इज बिफोर 12 नून, यानी कि 12 बजने में से अभी कितने मिनट पहले, ये पूछना चाहता है क्वेश्चन। तो 12 नून में से हम x मिनट को माइनस कर देंगे। अब जो 12 नून है वो हमारा किस में है, आवर्स में है, और x जो है वो मिनट में है। सो हमको सेम यूनिट कर लेनी है, तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर, नाउ हियर 72 मिनट हो गए और x में, यानी कि 72 मिनट में से x मिनट माइनस करेंगे। ठीक है, एंड हाउ मेनी मिनट, यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, इफ 48 मिनट अबो, यानी कि अब क्या करेंगे, 72 माइनस x में से 48 मिनट और माइनस किया जाएगा। ठीक है, विच इज, ये तो हमारा हाफ स्टेटमेंट हो गया, एंड विच इज इक्वल टू दी 9 AM। 9 AM में हम ऐड करेंगे तो 3 टाइम ऑफ दैट मिनट। ठीक है, तो 9 AM + 3x, अब यहाँ पे फिर से 9 AM हमारा किस में है, आवर्स में, तो फिर से इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम मिनट में। ठीक है, तो 9 × 60 + 3x। अब ये दोनों ही इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली, दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 720 मिनट माइनस x माइनस 48 इज इक्वल टू 540 मिनट + 3x। इसको जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 33 मिनट। ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 33 मिनट। ऑप्शन आई डी 5125। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा VCalc, the first spreadsheet software application, is a commonly cited example of one of the first killer application। ठीक है, तो यहाँ पर VCalc के बारे में इंफॉर्मेशन हमसे जानना चाहता है। तो VCalc एक सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। VCalc एक विजिबल कैलकुलेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, विजिबल कैलकुलेटर इज द फर्स्ट स्प्रेडशीट कंप्यूटर प्रोग्राम। ये पहला स्प्रेडशीट कंप्यूटर प्रोग्राम है पर्सनल कंप्यूटर के लिए। ठीक है, यानी कि ये पीसी के लिए है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए है। ठीक है, जो कि रिलीज हुआ था एप्पल 2 के द्वारा VCalc इन 1979। ठीक है, VCalc इज कंसीडर टू बी द एप्पल्स किलर ऐप। इसको किलर ऐप की तरह, इट इज नोन एज किलर ऐप की तरह। ठीक है, एंड अदर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग, मतलब उसके बाद और भी सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आए, बट VCalc यानी कि विजिबल कैलकुलेटर जो था हमारा फर्स्ट स्प्रेडशीट कंप्यूटर प्रोग्राम था। ठीक है, तो क्वेश्चन असर्शन में बोला है कि VCalc इज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज द कॉमनली सिटेड एग्जांपल फॉर द फर्स्ट किलर एप्लीकेशन। तो ये फर्स्ट किलर एप्लीकेशन की तरह जाना गया, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है। एंड VCalc हेल्प इन ब्रिंगिंग पीसी इनटू द बिजनेस रियल। मतलब यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी उसमें क्या लिखा था कि अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो भी बिजनेस, अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो भी आए, बट VCalc क्या था, वो पहला सॉफ्टवेयर था। इसका मतलब क्या हुआ कि VCalc यानी कि विजुअल कैलकुलेटर जो था भी हमारे बिजनेस में पहले यूज किया हुआ था। तो फर्स्ट कैलकुलेटर विच इज कम इनटू द बिजनेस रियल, बिजनेस के क्षेत्र में पहली बार VCalc आया। ओके, तो हमारा स्टेटमेंट और उसका असर्शन और उसका रीजन दोनों ही ट्रू होगा। सो बोथ आर ट्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन आईडी है 5165। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको फैलासी बतानी है कि कौन सी फैलासी है। आर all textbooks are books intended for careful study. Some reference books are books intended to careful study and therefore some reference books are textbook। तो हमें इसमें फैलासी बतानी है कि कौन सी फैलासी है। तो इसमें जो फैलासी है वो है हमारी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। समझते हैं किस तरीके से। देखिए, जब कोई भी प्रीमाइसिस होता है, पीपीसी का हमारा कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें एक जो हमारी मिडिल टर्म है उसको डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ सकते हैं कि ऑल जब होता है तो सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, यानी कि ऑल टेक्स्ट बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी। इस वाले में, इसमें हमारा टेक्स्ट बुक जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सम वाले में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, सम वाले में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो जो मिडिल टर्म आती है उस डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी होता है, और यहाँ पर मिडिल टर्म कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं। देखिए, यहाँ पे जो मिडिल टर्म होती है वो कंक्लूजन में नहीं आएगी। मिडिल टर्म आपकी प्रीमाइसिस 1 या प्रीमाइसिस 2 में ही रहेगी। तो इसमें नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी कि जहाँ पे मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो, सो दैट यहाँ पर जो फैलासी है, यहाँ पे यानी कि फैलासी का मतलब होता है कि मिस्टेक। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो मिडिल टर्म की मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कौन सी आंसर हो जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। ऑप्शन आईडी इज 5150। Which of the following is not constitute as a member of Indian syllogistic argument? यानी कि इंडियन लॉजिक में से कौन सा इसमें से टर्म है जो कि इंडियन लॉजिक से बिलोंग नहीं करता है। तो हेतु हमें पता है मिडिल टर्म होती है। समस्या, समस्या कोई टर्म नहीं होती इंडियन लॉजिक में। धारणा बिल्कुल एग्जाम्पल ये होता है। उपन्याय, उपन्याय भी होता है इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समस्या। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ऑप्शन आईडी 5159। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
लिस्ट 1, लिस्ट 2 दिया हुआ है NIEPA, NAC, AICTE और ICSSR। ठीक है, इन सभी के बारे में हम थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि क्या होता है। नेशनल असेसमेंट एक्रीडेशन काउंसिल, ठीक है, ये एक्रीडेशन काउंसिल है, मतलब कि रैंक प्रोवाइड करती है NAC। इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट असेस द एक्रीडेट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो हायर एजुकेशन में रैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दैट इज द NAC। ठीक है, और नेक्स्ट है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल, AICTE जो होता है ना हमारा, तो वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए होता है, जो कि नेशनल लेवल पे काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये पहले भी आ चुका है NIEPA, जो कि हम देखा था ना डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले। तो NIEPA जो होता है ये एक रिसर्च फोकस यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और ICSSR जो होता है वो एस्टैब्लिश्ड इन 1969 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट रिसर्च इन सोशल साइंस। आपको थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो गई होगी, तो अभी देखते हैं, इसको मैच करा लेते हैं कि क्या है NIEPA। तो हमने देखा था ये प्लानिंग से मैच हो जाएगा। NAC क्या है? एक्रीडेशन, जो कि रैंक प्रोवाइड करता है। AICTE जो कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होता है, और ICSSR जो कि सोशल साइंस में रिसर्च को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ABCD। A is related to 3 and B is related to 4, C is related to 1, D is related to सोशल साइंस से रिलेटेड होगा तो सेकेंड में आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2, ऑप्शन 2, ऑप्शन ID 509। क्वेश्चन है हमारा आर्टिफैक्ट ऑन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आर्टिफैक्ट कौन कौन से हमारे? हिस्ट्री, मैचुरेशन, टेस्टिंग एंड डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें से टेस्टिंग तो हमें पता होगा, टेस्ट करना। ठीक है, तो टेस्टिंग हैपन व्हेन द सब्जेक्ट आर गिवन सिमिलर प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। टेस्टिंग हम पहले भी कर सकते हैं किसी चीज के, और लॉन्च करने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड मैचुरेशन, मैचुरेशन क्या होता है? मिच्योर होना किसी का, किसी पर्सन का मिच्योर होना है, किसी चीज का, पेड़ पौधे का भी उसमें मेच्योरिटी आती है। तो मेच्योरिटी का मतलब क्या हो गया? उसमें बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि उसके अंदर चेंज होंगे। किसी पर्सन के अंदर अगर बात करें तो उसके अंदर बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो चेंज होते जाएंगे, तभी उसके अंदर मेच्योरिटी आएगी। तो बी इज समहाउ रिलेटेड टू फूड। ठीक है, ये 4 से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्या है हमारा? डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। ये टर्म यूज होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, डिनोट किया जाता है इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरीके से। ठीक है, डिनोट द सिचुएशन वेयर द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर बायस्ड, बिकॉज यहाँ पे जो रिजल्ट आते हैं वो बायस्ड होते हैं। रिजल्ट्स आर बायस्ड होते हैं। क्यों बायस्ड होते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मतलब उस पर कुछ इफेक्ट डाल डाल के चेंज, मतलब उस पर कुछ इवेंट डाल डाल के उसको चेंज चेक करते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो बायस्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो डिमांड क्या हो जाएगा हमारा? एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होगी। सब्जेक्ट रिएक्शन टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो डी इज रिलेटेड टू 2। Testing is related to 1. History. History is related to 3 that occur on various events during a study. History क्या होती है? टाइम टू टाइम अकर होती रहती है, तो विच इज रिलेटेड टू 3। तो हमारा आंसर होगा 3, 4, 1, 2। ठीक है, 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2, which is the option C, 99 option. ID is 99. Let's move on next question.
फ्रेंड्स, हमारी आगे के क्वेश्चन पैसेज पे है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे पैसेज में क्या लिखा हुआ है। पैसेज को समझ लेंगे, फिर इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पैसेज में क्या लिखा है। तो जो आपका पूरा पैसेज है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। तो पार्ट 1 देखते हैं। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट डेवलपिंग कंट्री नो लॉन्गर कंसिस्ट। जो सोशल स्ट्रक्चर है वो अब डेवलपिंग कंट्री का पहले जैसा नहीं रहा। ओके, तो पहले कैसा था? ऑफ अ टाइनी अपर क्लास कन्फ्रंटिंग अ वेरी लार्ज एंड मेनली रूरल लोअर क्लास एज अर्लियर स्टीरियोटाइप हैड। यानी कि पहले ऐसा होता था कि छोटे से अपर क्लास के लोग, यानी कि थोड़े से अपर क्लास के लोग बहुत ही ढेर सारे रूरल बैकग्राउंड के जो लोग थे उनके सामने आते थे। ठीक है, उनके सामने आते थे। द इंटरमीडिएट स्ट्रेटा हैव ग्रोन। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर। जो इंटरमीडिएरी डेटा था, जो इंटरमीडिएरी स्ट्रेटा है, वो अब ग्रो हो चुका है एंड डाइवर्सिफाइड, और उनमें बहुत सारी विभिन्नता भी है। until they are in at least some respect, और कुछ रिस्पेक्ट में वो जो है वो डाइवर्सिफाइड हो गए हैं और उनमें थोड़ा सा ग्रोन अप भी हो गया है। ज्यादातर जो डिफरेंशिएशन आया है वो कौन से उसमें आया है? रिक्रूटमेंट टू द पोजीशन ऑफ पावर, कंट्रोल, यानी कि पावर और कंट्रोल, इन चीजों में डाइवर्सिफिकेशन हमको देखने को मिला है ऑफ मेजर पॉलिटिकल मूवमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल दीज कंट्री। यानी कि जो भी कंट्रीज थी, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज थी, however the middle strata remain minorities, यानी कि मिडिल स्ट्रेटा अभी भी माइनॉरिटीज में है, यानी कि कम है, कुछ है। समटाइम्स वेरी स्मॉल माइनॉरिटीज, और कहीं कहीं पे तो बहुत ही कम है जो इंटरमीडिएट स्ट्रेटा है। एंड हैव नॉट अचीव सफिशिएंट होमोजेनिटी, उन्होंने अभी तक होमोजेनिटी नहीं अचीव की है, मतलब एक जैसा डेवलपमेंट या एक जैसी डायरेक्शन को नहीं अडॉप्ट किया है ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट टू इंटाइटल देम टू लेबल द क्लास। इस वजह से, क्योंकि वो एक जैसे नहीं है, इस वजह से उनको कोई लेबल नहीं मिल सकता, उनके क्लास को कोई लेबल अभी तक नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट पैराग्राफ। एंड अब हम देखते हैं हमारे सेकेंड पैराग्राफ को। The key differences between them and the middle class in the past of the country that are now industrialized or developed, यानी कि जो की डिफरेंस हमको देखने को मिलता है किसमें? मिडिल क्लास के ही हम की डिफरेंस को देख रहे हैं, जो कि पास्ट के थे और प्रेजेंट में। ठीक है, तो उनमें क्या देखा गया है की डिफरेंस? नाउ इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलप, वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए हैं और डेवलप हो गए हैं। सीम्स टू बी फॉलोइंग, किस तरीके से, जो उनमें जो डिफरेंसेस आया है वो कैसे आया है? तो उसके कुछ तरीके हैं। तो फर्स्ट वाला बताया है कि जो उनमें डिफरेंसेस आया है, जो फर्स्ट कारण है, द मच ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो इंटरमीडिएरीज वाले हैं उन्होंने अब फॉर्मल एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया है इन एक्सेस टू द मिडिल एज वेल एज अपर स्टेटस। और जो सेकेंड है, जो सेकेंड कारण है, द मच ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। जो सेकेंड कारण ये है कि उन्होंने सैलरीड एम्प्लॉयज पीपल को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना शुरू कर दिया है, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर में जो लोग करते हैं उनको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया गया है इन रिलेशन टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्रोफेशन और स्मॉल बिजनेस, एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करना है? प्रोफेशन से और स्मॉल बिजनेस, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं उसके कंपैरिजन में। मतलब कि ये कहना चाहती है कि जो दूसरा कारण है वो ये है कि सैलरी एम्प्लॉयज के लोगों को, जो पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू जो प्रोफेशन करते हैं। जैसे लोग सीए बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं या इंजीनियर बन जाते हैं, इस तरीके का कुछ अपना काम अलग से जो करने लगते हैं। तो प्रोफेशन के कंपैरिजन में सैलरीड एम्प्लॉयज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इवन जो स्मॉल, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं
उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड रीजन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब किसी को देख करके अपने अंदर बदलाव आता है, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट फ्रॉम द हाई इनकम कंट्रीज कंटिन्यूली टेंडिंग टू स्ट्रेच कंजम्पशन। जो हाई इनकम कंपनी है, कंट्रीज के लोग हैं, वो अपनी कंजम्पशन को स्ट्रेच करते हैं, एस्पिरेशन बियॉन्ड द इनकम कैपेसिटी। अपनी कमाने की क्षमता से, अपनी इनकम की क्षमता से ज्यादा अपना कंजम्पशन करते हैं। तो उस चीज को देख करके जो डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं, उन्होंने भी उस चीज को अपना लिया है। दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। नाउ अब ये जो कारण थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो यहाँ पे खत्म हो गए हैं। आगे भी कुछ कहना चाहता है पैसेज। Independent, frugal, entrepreneurial minded middle groups can still be identified. जो कमजोर लोग हैं, जो फ्रूगल लोग हैं, जो मिडिल ग्रुप के, उनको आज भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। Some of them coping recently with economic globalization and other challenges. बहुत सारे लोग आज भी मतलब कोप अप कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और बहुत सारे चैलेंजेस के कारण। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो अभी कोप अप कर रही हैं। However, many factor in the situation. इस सिचुएशन में बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं in which they have found themselves. और इसके लिए मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं और यहाँ पे कुछ कारण को बताया गया है। देखते हैं कौन सा कारण है। बताया गया है कि टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे वो डिपेंड है। द डोमिनेंस ऑफ लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस, और जो लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस हैं वो डोमिनेट कर रही हैं। या इंटरमीडिएरी जो लेयर है वो बहुत ही थोड़े से लोग हैं और वो आज भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और आगे नहीं बढ़ पाए हैं, इसका कारण क्या है? टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना, डोमिनेंस ऑफ लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस। जैसे टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होने की वजह से आपको पता है ना कि जब टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है तो जो लेबर क्लास लोग हैं, जैसे 4 मजदूर मिलके किसी काम को कर रहे थे, किसी चीज को उठा रहे थे, अब क्या आ गया? क्रेन आ गई, मशीन आ गई, उसको उठा लेगी तुरंत। तो इस तरीके से जो लेबर क्लास है उनका रोल, उनका यूज कम हो जाता है। डोमिनेंस ऑफ लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे आ जाती है मार्केट में, तो क्या होता है जो छोटी छोटी दुकानें होती है, छोटी छोटी शॉप होती है हमारे कॉलोनी में या रोड पे, वो क्या हो गई? वो धीरे धीरे खत्म ही हो गई हैं। तो इस पैसेज में इसी चीज को समझाना चाह रहा है कि जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजह से जो माइनॉरिटी क्लास है, जो मिडिल क्लास था, अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बहुत एफर्ट करें, स्टिल वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका 2 कारण यहाँ पे बताया गया है, टेक्नोलॉजी और डोमिनेंस ऑफ लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस। आगे भी लिखा हुआ है, द ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द रूल ऑफ द गेम जनरली रिस्ट्रिक्ट देम टू द सेकेंडरी रूल ऑफ द इवैल्यूएशन। और क्योंकि वो सर्व करते हैं, ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मतलब ये होता है क्योंकि वो सर्व करते हैं दूसरी अपर क्लास के लोगों को, या सर्व करते हैं, इस वजह से भी जो है वो इवैल्यूएशन में सेकेंडरी रोल पे आते हैं। Their educational aspiration for their children have been likely to divert most of them into bureaucratic or professional occupation. जो उनका एजुकेशनल एस्पिरेशन है अपने बच्चों के लिए, कि मतलब वो अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, have been likely to divert, वो अब थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है, most of these into bureaucratic and professional occupation। और बहुत ज्यादा लोग अभी भी किधर जाते हैं? ब्यूरोक्रेटिक और प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में, यानी कि जॉब करना, और प्रोफेशनल जैसे कि सीए या डॉक्टर या इस तरीके से बनना, तो प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में वो लोग जाते हैं। Moreover, in many cases they have belonged to cultural minorities, और बहुत सारी जगह वो कल्चरल माइनॉरिटीज भी हैं, और अलाइन इमिग्रेंट ग्रुप, और वो साथ आते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है जब अपने देश को छोड़ करके हम दूसरे देश में बसने चले जाते हैं, यानी कि अपना घर बार छोड़ के दूसरी कंट्री में अपना सेटअप करना शुरू करते हैं। इमिग्रेंट ग्रुप
in countering resistance once they become economically conspicuous. को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था पूरा पैसेज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ये हिंदी में पैसेज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज पीपल अटेन द स्टेटस ऑफ मिडिल क्लास बिकॉज एक्सेस टू। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री के लोगों को मिडिल क्लास का स्टेटस मिला हुआ है, उसका कारण क्या है? ठीक है, तो उसका कारण आपको पैसेज में देखिए दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि the key differences between the middle class in the past of the country that are now industrialized or developed seems to be the following. उसके 3 कारण बताए हैं इस पैसेज में। तो जो पहला कारण है वो क्या है? the much greater importance to the role of formal education. यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो फॉर्मल एजुकेशन को दी गई है। तो ये इसका कारण है और हमारा आंसर भी यही होगा। ये आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, हाईलाइट कर देती हूँ मैं, फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर फॉर्मल एजुकेशन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसेज इज फोकस ऑन। जो गद्यांश है वो किस चीज पर सेंटर है, मतलब उसका निम्नलिखित पर केंद्रित है, किस पे वो केंद्रित है, ये बताना है हमको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? डेवलपमेंटल ऑप्शन ऑफ इंटरमीडिएरी स्ट्रेटा। ठीक है, हाँ बात तो कर रहा है इस बारे में। द नीड फॉर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ऐसी तो कोई बात नहीं कहा गया। द रूल ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन, द सेकेंडरी रोल ऑफ इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। तो देखिए जो पूरा पैसेज है आपका वो इंटरमीडिएरी जो मिडिल वाले लोग थे उन्हीं पे बताया गया कि में पास्ट में और अब में क्या डिफरेंसेस आया और जो डिफरेंसेस आया उसकी वजह क्या है और अभी भी वो लोग किस तरीके से सोसाइटी में कोप अप कर रहे हैं, तो इसी बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर बताया गया डेवलपमेंटल ऑप्शन ऑफ इंटरमीडिएरी स्ट्रेटास के बारे में बोला गया है। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा, ऑप्शन आईडी है 5240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following are restrictive factor for development of middle group? इसमें अब ये पूछ रहा है कि जो मिडिल ग्रुप है उनके डेवलपमेंट का क्या मतलब क्या वजह है जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं कर पा रहे, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंट एंड फ्रूगैलिटी, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी, सेकेंडरी रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, powerful and large business houses. Choose the correct answer from the option given below. यानी कि इसमें नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से हमको सेलेक्ट करना है। हमने आपको बताया था ना कि कारण क्या क्या है। कारण यही था कि टेक्नोलॉजी का जो चेंज आ गया और जो बड़े बड़े इंटरप्राइजेस आ गए, इसकी वजह से जो मिडिल क्लास लोग थे या जो गरीब लोग थे वो कोप अप नहीं कर पाए और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट बी और डी हमारा सही है। तो बी और डी इस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो कि ऑप्शन आईडी है आपकी 5235, ये करेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द प्रेजेंट डे सोशल स्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्री इज पंक्चुएटेड बाय। आजकल जो है आज के जो दौर में सोशल स्ट्रक्चर कैसा है डेवलपिंग कंट्री का, कैसा हमको यहाँ पर पैसेज में देखने को मिला है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ग्रोइंग इंटरमीडिएरी स्ट्रेटम, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अपर क्लास, अ वास्ट मास रूरल क्लास, स्टीरियोटाइप क्लासेस। तो देखिए स्टीरियोटाइप तो पहले हुआ करता था, ठीक है, ये कब होता था? ओल्ड एज में, ये पुराने समय की बात है, तो ये तो नहीं होगा। अब क्या है? द ग्रोइंग इंटरमीडिएरी स्ट्रेटम। हाँ, ये तो हमने देखा है कि जो इंटरमीडिएट लोग हैं
वो अभी आगे बढ़ रहे हैं। स्मॉल ग्रुप ऑफ अपर क्लास, इसके बारे में पैसेज नहीं बताया है, पहले बताया था कि पहले स्मॉल ग्रुप ऑफ अपर क्लास होता था, भी नहीं बताया है कि स्मॉल है कि बड़ा है। ठीक है, अ वास्ट मास ऑफ रूरल क्लास, और ये भी नहीं अब बताया, तो इसका ऑप्शन एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, अ ग्रोइंग इंटरमीडिएरी स्ट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से क्या समझते हैं, हमने बताया था आपको कि क्या होता है कि किसी एक को देख करके या किसी को देख करके सोसाइटी में चेंज आना। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, कंट्रोल ऑफ पावर पोजीशन, इमिटेशन ऑफ कंजम्पशन, एस्पिरेशन ऑफ रिच कंट्रीज बियॉन्ड वंस इनकम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मोबिलिटी फ्रॉम लो इनकम ग्रुप टू हाई इनकम ग्रुप, या पब्लिक सेक्टर सैलरीड एम्प्लॉय एज अ होल। तो यहाँ पर क्या बताया, इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब अगर जिसको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसकी मीनिंग है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यानी कि उनको देख करके, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री थी वहां पे लोग क्या करते थे कि अपनी इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर करते थे, और उन चीज को देख करके जो डेवलपिंग कंट्री के जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने अपना लिया उस चीज को। तो इमिटेशन ऑफ कंजम्पशन, एस्पिरेशन ऑफ रिच कंट्री बियॉन्ड वंस इनकम, अपनी इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर को अपना लिया। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये वाला समझ में आ गया होगा पैसेज और इसके आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमन क्रॉस 600 मीटर लॉन्ग रोड इन 5 मिनट, हिज स्पीड इज 4.2 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ए में क्या दिया हुआ है कि एक पर्सन है जो कि 600 मीटर लॉन्ग रोड को 7.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करता है। ठीक है, 5 मिनट में। तो इस स्टेटमेंट को मुझे चेक करना है, तो इसको चेक करते हैं। तो हमें पता होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो उसी फॉर्मूले को हम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिख लें। ठीक है, अब डिस्टेंस हमें दी हुई है 600 मीटर, 600 मीटर है, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 0.6 किलोमीटर, और जो हमारा स्पीड है वो तो 7.2 किलोमीटर पर आवर से दिया ही हुआ है, तो 0.6 अपॉन में 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 0.6 अपॉन 7.2 को, तो 1/12 आएगा, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 6 अपॉन 72 1/12। ठीक है, 12×6 होता है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 1/12 जो है हमारे आवर्स में आ गए। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 अपॉन में 12, 12×5 तो 5 मिनट ये आता है, और ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नाउ लेट्स सी कि सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है विनोद परफॉर्म 2/15 ऑफ इट्स टोटल जर्नी बाय ट्रेन, यानी कि उसकी कोई टोटल जर्नी होगी उसका 2/5 जो है वो ट्रेन से परफॉर्म करता है। ठीक है, एंड 9/20 बस से परफॉर्म करता है, मतलब बस से ट्रेवल करता है, एंड द रेस्ट 10 किलोमीटर, और जो ये रेस्ट है वो 10 किलोमीटर रह जाता है। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे करना है कि फ्रैक्शन में जो टोटल यूनिट होती है वो हमारी 1 होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 में से इसका ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट, इन दोनों के ट्रेवल को माइनस कर देंगे, फिर जो पोर्शन बचेगा वो वो हमारे 10 किलोमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ए बी और ये 10 किलोमीटर मिला करके क्या 24 आता है या नहीं। ठीक है, लेट्स चेक इट। तो 1 हो गई टोटल यूनिट, और इसमें से जो ट्रेन से परफॉर्म करता है ना वो कितना है, 2/15, दैट इज 2/15। जो बस से परफॉर्म करता है वो 9/20 है। आप इसको माइनस कर देंगे, तो इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4 × 5 × 3 दैट इज 60। ठीक है, और एलसीएम लेंगे तो ये 8 + 27 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 35/60, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 7/12।
ठीक है। अभी 7/12 हम माइनस करेंगे 1 में से, तो 1 माइनस 7/12, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5/12। अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो 5/12 है वो 10 किलोमीटर के इक्वल आता है। ये 3 पार्ट में डिवाइड की थी टोटल जर्नी। ये था हमारा 2/15 वाला पार्ट, ये था हमारा 9/20 वाला पार्ट, और ये जो है बचा हुआ ये 10 किलोमीटर। इसको इसके इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे किया कि ये टोटल जर्नी का x पार्ट है, ठीक है। टोटल जर्नी जो है वो है हमारी क्या, x, ठीक है। तो x का 5/12 जो ये पोर्शन आया है, x का 5/12 जो है वो पोर्शन क्या 10 किलोमीटर के इक्वल है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और जब 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है 20, यानी कि जो टोटल x क्या है, ये टोटल है, ये x हमारा टोटल है और ये 24 के इक्वल आता है, यानी कि टोटल जो जर्नी है उसकी 24 किलोमीटर की आती है। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो टोटल जर्नी है वो 24 किलोमीटर की है, तो हाँ ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ठीक है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट क्या है, अनीता कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 8 days। अनीता अपना काम जो है 8 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। तो शी कैन कंप्लीट 1/8 ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इन 2 days। अब कोई भी काम हमें तो पता है ना कि ये अगर कोई भी काम इंसान, कोई लेबर या कोई भी पर्सन 8 दिन में करता है तो 1/8 करेगा वो 1 दिन में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 दिन में, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। ए और बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, एंड सी हमारा गलत होगा। तो ए एंड बी इज ओनली करेक्ट, ऑप्शन ए इज द ऑप्शन, ID 5139। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज एम्बिग्यूटी टेक प्लेस बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज एम्बिग्यूटी आती है क्योंकि हम गलत वर्ड यूज करते हैं। तो हाँ बिल्कुल है, कभी कभी सही वर्ड जब नहीं यूज करते हैं तो उसका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही वर्ड यूज करेंगे तभी तो सही मीनिंग निकलेगा। इनफॉर्मल टाइम टर्म लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनफॉर्मल टाइम, इसका मतलब क्या हो गया कि जो टाइम है इनफॉर्मल टाइम, अभी इसके कई सारे मीनिंग निकल रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। अब किसी का कहने का मतलब ये हो सकता है कि इनफॉर्मल टाइम लीड्स टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, इट मीन्स कि किसी के लिए हो सकता है कि टाइम को जो है इनफॉर्मल वे में बताया गया है, ठीक है। या फिर हमारे जो फॉर्मल टाइम होते हैं, जैसे कि हमारा कोई प्लान्ड वर्क होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, उसके अलावा जो उसके, ये तो हमारे फॉर्मल हो गए, उसके अलावा जो भी हम कुछ करते हैं वो इनफॉर्मल होता है। तो यानी कि एक ही वर्ड के यहाँ पे कई मीनिंग है। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता असर्शन और रीजन में तो भी ये सही होता कि स्टेटमेंट भी सही है और उसका रीजन भी सही, एक तरीके से कि एग्जाम्पल देकर के बोल रहा है, मतलब एक एग्जाम्पल उसको जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ रीजन मतलब करेक्ट होता। बट स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही तो होता, लेकिन उसका उससे भी बेटर एक्सप्लेनेशन हो सकता था वहां पर, ठीक है। ये जस्ट मेरा एग्जाम्पल दिया हुआ है ऊपर वाले स्टेटमेंट का। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है, ठीक है। इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, NEP National Education Policy 2020 recommend that duration of B.Ed program will be, duration of B.Ed program क्या होगा। तो NEP ने क्या बताया, NEP द गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। उसने इस बार नोटिफाई किया 2020 में कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed प्रोग्राम होंगे, ठीक है। नाउ B.Ed कोर्स विल बी इंटीग्रेटेड फॉर 4 ईयर ड्यूरेशन, जब इंटीग्रेटेड वाला होगा, ठीक है। बैचलर एजुकेशन पॉपुलरली रेफर टू द B.Ed, इट इज 2 ईयर फुल टाइम डिग्री कोर्स। अगर डिग्री कोर्स की बात करें तो ये
बीएड जो है वो 2 साल का है और इंटीग्रेटेड 4 ईयर का है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन पे आते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर। तो 1 ईयर का पहले हुआ करता था, ठीक है, 2 ईयर का अभी है और 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ए, बी और डी। ठीक है, ये 3 ऑप्शन सही होंगे, ए, बी, डी। ए, बी, डी आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आईडी 5206 करेक्ट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किगाली अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, मॉन्टेरो प्रोटोकॉल इनविसाइज रिडक्शन ऑफ HCF हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स कंजम्पशन बाय लेट 2040 टू द एक्सटेंट ऑफ, ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैटिक का, तो इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। एक रिपोर्ट है किगाली अमेंडमेंट हुआ था, उसकी रिपोर्ट है, तो 2016 में नेशनल डेलीगेट अग्रीड ऑन किगाली अमेंडमेंट मॉन्टेरो प्रोटोकॉल विच कॉल्स कटिंग द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ HCF, जो HCF का यूज है उसको रिड्यूस किया जाएगा बाई 80 to 85% बाय लेट ऑफ 2040, तो 80 to 85%। आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज these instruction event for delivering the lesson to student in sequential order from beginning to the end। ठीक है, यानी कि अगर मैं किसी बच्चे को या आप किसी बच्चे को लेक्चर दे रहे हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम किसी को कोई भी बात बताते हैं, आप अपने फ्रेंड को भी कोई भी बात बताते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर वो ध्यान से सुनेगा ही नहीं तो आप उसको अपनी बात नहीं कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि गेनिंग द अटेंशन, सबसे पहले आप स्टूडेंट का अटेंशन गेन करें। ठीक है, अटेंशन गेन करने के बाद इन्फॉर्मिंग द लर्नर टू द ऑब्जेक्टिव, आप लर्नर को उसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, ये सी इज हमेशा 1 पे होगा क्योंकि आप पहले अटेंशन गेन करेंगे फिर उसको उसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है elicit desired behavior, presenting the content and providing the feedback। फीडबैक कब होगा, हमेशा लास्ट में आएगा। ठीक है, जब उसका आप टेस्ट वगैरह ले लेंगे तो फीडबैक हमेशा लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा सी और ए पहले हो, सबसे पहले सी हो फिर ए हो, सी हो फिर ए हो और ई लास्ट में आए, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, और डी क्या है, प्रेजेंटिंग द कंटेंट, आप कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे फिर एलिसिटिंग द डिजायर बिहेवियर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी इज द आंसर, ऑप्शन आईडी इज 507। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, कम्युनिकेशन मीन्स डैश ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन का मतलब डैश ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं आपको कुछ इन्फॉर्म कर रही हूँ, कुछ एक्सचेंज करते हैं ना हम, तो कम्युनिकेशन एक्सचेंज होगा। ठीक है, सप्रेशन, कम्युनिकेशन सप्रेशन नहीं होता, अगर कम्युनिकेट करेंगे तो बात फैलेगी, बात पता चलेगी, इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगी, ना कि सप्रेस होगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेट करने से अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप आओगे, पूछोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, तो अंडरस्टैंडिंग यस ये होगा। कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन, जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में करेंगे ना, मे बी स्टडी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कोई भी चीज, फूड से रिलेटेड, तो कुछ ना कुछ उसका कॉन्टेक्स्ट होगा। ठीक है, और लास्ट में दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्शन। देखिए कम्युनिकेशन एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता, एब्स्ट्रैक्शन का हिंदी में मतलब होता है अमूर्तीकरण, अमूर्त मतलब जिसकी कोई मूर्त ही ना हो, दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। जैसे जब मैं कुछ भी आपसे बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोला मैंगो, तो आपके माइंड में मैंगो की इमेज बन जाएगी, है ना, कोई एक मूर्ति बन गई, उसको कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट वो चीज है जिसकी कोई इमेज ही ना फॉर्म, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है,
तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी। अब बी सी डी कौन से ऑप्शन में है, बी सी डी आंसर सी है। ID 505106। Let's move on next question. Question है the key objective of रूसा to improve। जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आया था उसका की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो की ऑब्जेक्टिव है रूसा आर इम्प्रूव, उसका ऑब्जेक्टिव है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी इन हायर एजुकेशन थ्रू प्लान डेवलपमेंट हायर एजुकेशन एट द स्टेट लेवल। तो एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी। अब एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी सीक्वेंस में लिखा हुआ है तो ABC। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ABC ऑप्शन बी आंसर 5217। Let's move on next question. Which of the following is disadvantage of using proprietary software rather than open source software? Let's understand proprietary software क्या होता है। देखिए, प्रॉपर्टी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो प्रॉपर्टरी होता है वो हम परचेज करते हैं, ठीक है। जैसे आप लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो आपको क्या होता है, किसी किसी लैपटॉप में आपको साथ में मिलता है विंडोज, आपको उसके लिए पैसे पे करने होते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट मिलता है। कभी कभी जब लोग नहीं लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो क्या करते हैं, वो लोग ओपन सोर्स वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। वहां पे उनको पैसे नहीं पे करने पड़ते हैं, वो ओपनली अवेलेबल होता है, ठीक है। ये बातें होती हैं प्रोप्राइटरी और हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो जो प्रोप्राइटरी होता है वो कॉस्टली होता है, महंगा होता है। तो सबसे मेन जो बिगेस्ट ड्रॉबैक होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का, उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक फॉर द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और तो कोई उसमें ड्रॉबैक नहीं होता क्योंकि प्रॉपर वो चलता है, कभी भी बंद नहीं होता, ठीक है। उसको लाइसेंस फी आपको देनी पड़ती है। तो इसमें पढ़ लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कहता है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी एक्सेस विद पासवर्ड। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ठीक है, तो पासवर्ड के थ्रू यूज किया जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी यूज ऑन प्रोप्राइटरी सिस्टम। हाँ ठीक है, आपने यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं, उसी सिस्टम में चलता है, कभी कभी दूसरे सिस्टम में भी चल जाता है। अगर हम सॉफ्टवेयर वहां से ही उसका लॉग आउट करके दूसरी जगह लॉग इन कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी यूज विद इंटरनेट कनेक्शन। ऐसा तो जरूरी नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि विंडोज होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, ऐसे बहुत सारे हैं, टेली का भी लोग यूज करते हैं, तो जरूरी तो नहीं कि हमेशा ऑनलाइन में ही यूज होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई और ये भी गलत है। Proprietary software is usually more expensive. Yes, this statement is true. क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसकी कॉस्ट, वो काफी महंगा होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ID 5163। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द बेसिक फ्री वर्जन ऑफ 200M वेब मीटिंग प्लेटफॉर्म अलाउ एन ऑनलाइन क्लासेस टू कंडक्ट हाउ मेनी मिनट। देखिए ये क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 200M वेब लिखा हुआ, 200M कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, मीटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना क्या था इनको लिखना था, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे होना चाहिए था जूम, ठीक है। और ये जूम ना लग के 2 लग रहा है, जेड ना लग करके, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनकी मिस्टेक है, इस वजह से आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और इसका जो मिनट होता है वो 40 मिनट की क्लास यहाँ पर चल सकती है, स्टैटिकल क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, ठीक है। एक डिस्क्रिप्शन है और इधर टेक्निकल टर्म दिया हुआ है, VoIP, URL, MAC एड्रेस और IP एड्रेस, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो VoIP का मतलब क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है।
It is also referred to as IP, telephony, internet telephone and internet calling. तो यूआईपी का मतलब समझ में आ गया। यूआरएल आपको पता होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है, ये वेब एड्रेस होता है, ये तो बहुत ही आसान है। और फिर क्या है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफाई असेसिंग अ नेटवर्क इंटरफेस। तो मैक एड्रेस किस तरीके से होता है, यहाँ पे डिजिट्स भी होते हैं और अल्फाबेटिकल वर्ड्स भी होते हैं, ये होता है मैक एड्रेस, ठीक है। और आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन इंटरनेट और लोकल नेटवर्क, और ये हमेशा डिजिट्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चारों बता दिया मैंने। अब यहाँ पे देख लेते हैं वी, तो न्यूमेरिकल आईडी फॉर ईच डिवाइस ऑन इंटरनेट, ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल आईडी। यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वर्ड एम्फेसाइज कर रहा है हमको आईपी एड्रेस से, ठीक है। ए हो जाएगा 4 से रिलेटेड। यूनिक आईडी फॉर नेटवर्क इंटरफेस एनआईसी, ठीक है, ये हमारा होता है मैक। सो बी रिलेटेड हो जाएगा 3 से। यूज द इंटरनेट टू मेक फोन, फोन कॉल के लिए VoIP यूज होता है, सो सी हो जाएगा 1 से रिलेटेड। एंड टेक्स्ट यूज बाय वेब ब्राउजर टू लोकेट द वेब एड्रेस ऑन इंटरनेट, ये हमारा क्या हो जाएगा URL, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, दैट इज 4312, 4312 ऑप्शन सी हो जाएगा। Let's move on next question. Next question है, which of the following statement about the internal and external computer memory are true? Internal external memory के लिए कौन सा statement true है ये बताना, ठीक है। A portable hard drive is an example of internal memory. देखिए जो हार्ड ड्राइव होता है वो इंटरनल मेमोरी नहीं होती है, ठीक है, वो हम बाहर से उसमें और मेमोरी भी लगवा सकते हैं ऐसा करके, और हार्ड डिस्क हम अलग से भी रखते हैं, तो ये इंटरनल मेमोरी नहीं होती, ये स्टेटमेंट तो गलत हो। मैग्नेटिक टेप इज यूज टू स्टोर द बैकअप ऑफ डेटा, ठीक है, मैग्नेटिक टेप का पहले यूज किया जाता था और डेटा को स्टोर करने के लिए। रैम इज एन इंटरनल मेमोरी, हाँ ठीक है, रैम इंटरनल मेमोरी होती है। रोम लूज इट्स डेटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ, तो ये तो गलत लिखा हुआ है, रोम तो परमानेंट मेमोरी होती है, जब पावर टर्न ऑफ होता है तब भी इसकी मेमोरी लॉस नहीं होती है। तो आंसर बी और सी हमारा करेक्ट हो जाए, ऑप्शन आईडी सी हो जाएगी, दैट इज 5176। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द, ये सीरीज दी हुई है और नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या आएगा, ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए ऐड हो रहा है 0.5, यहाँ पे ऐड हो रहा है 1, यहाँ पे ऐड हो रहा है 1.5, तो यहाँ पे ऐड होगा 2, तो 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6, आंसर डी हो जाएगा आपका 5124। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द परमिसेबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक ड्रिंकिंग वाटर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आर्सेनिक कितना परमिसेबल है जो कि पिया जा सकता है ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो देखिए WHO ने तो यहाँ पर बता रखा है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, बट जो परमिसेबल लिमिट आर्सेनिक इन इंडिया है, इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स 0.05 मिलीग्राम हो सकता है। तो यहाँ पे ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें समझाने की कोई ऐसी बात नहीं है, सिंपल हो जाएगा 0.05, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 2 लिस्ट दी हुई है, ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में बताया गया है ट्रेनिंग मटेरियल एंड लिस्ट 2 में बताया मोस्ट एप्रोप्रिएट फाइल फॉर्मेट, ठीक है, यानी कि जैसे JPEG इमेज को सेव करने का एक फॉर्मेट होता है ना,
तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो MP3 आपको पता होगा कि हम लोग म्यूजिक सुनते थे पहले, ये समथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक होगा। DOC जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा। JPEG जो कि इमेज से रिलेटेड होगा। और AVI ये मे भी आपके लिए नया हो सकता है, ठीक है। तो पहले जो आता है उसी को देख लेते हैं, MP3। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, प्रिंटेड कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू प्ले हिज म्यूजिक। अब देखिए म्यूजिक को कैसे प्ले करना है ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रिंटेड कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन हाउ टू प्ले म्यूजिक, ये एक डॉक्यूमेंट होगा ना, कि जैसे एक देखा होगा आपने कागज पे कई बार लिरिक्स वगैरह लिख करके या म्यूजिक कैसे बजानी है लिख करके दे दिया जाता है म्यूजिशियन को, आर्टिस्टिशियन को। तो ये उसकी बात कर रहा है कि वो एक पेज होता है ना जिसपे उसको मिल जाता है डिटेल इंफॉर्मेशन की कैसे बजानी है म्यूजिक। तो ये क्या हो गया, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो दिस इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट। साउंड फाइल ऑफ हिम प्ले द म्यूजिक, साउंड फाइल क्या होगी, MP3 हो जाएगा आपका, ठीक है, MP3 हो जाएगा। PEG is a commonly used method to loosely compression digital image, particularly for those image produce digital photography, ठीक है। अब यहाँ पे JPEG एक उसका एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। ये तो पता होगा ना, JPEG एक इमेज फॉर्मेट की वो बात करता है। तो JPEG रिलेटेड टू इमेज हो जाएगा, ठीक है। नाउ AVI is the audio video interleave, ठीक है। It is proprietary multimedia container format, Windows standard introduced by Microsoft in 1992। तो AVI क्या हो जाएगा, वीडियो फाइल हो जाएगा, वीडियो, यहाँ पे AVI है ना, तो वीडियो फाइल ऑफ हिम प्लेइंग द म्यूजिक, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो A का 2 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है, 2 1 4 3 इज द ऑप्शन थर्ड। ID है 5171। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, कोई नंबर है जो कि 12 से डिविजिबल होगा इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है। 12 का फैक्टर क्या होता है, 4 into 3, यही तो होता है। तो जो भी नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वही 12 से भी डिविजिबल होगा, ओके। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 6। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 3, ये आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा कभी कि 3 से नंबर तभी डिविजिबल होता है जब सभी नंबर का सम जो है 3 से डिविजिबल। तो A इज करेक्ट, B इज रॉन्ग। A इज ट्रू, B इज फॉल्स, आंसर ट्रू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज यहाँ पर मतलब है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च से, ठीक है। यानी कि हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या करते हैं, बार बार स्टडी करते हैं। A longitudinal study researcher conducts several observation of same subject over a period of time। एक ही सब्जेक्ट पे हम बार बार स्टडी करते रहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है वो लिमिटेड रिजल्ट देती है हमको, नहीं ऐसा तो नहीं होता है ना। डू नॉट नीड हैवी इन्वेस्टमेंट, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में आपको बार बार स्टडी करनी पड़ती है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्टली होगा ये, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। प्रोवाइड अल्टरनेटिव चॉइस, यस हम डेटा को बार बार कलेक्ट करते हैं, एक टाइम के बाद फिर से कलेक्ट करते हैं। अलाउ इनसाइट इनटू द टाइम ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, यानी कि हम इनसाइट होकर के उसके अंदर इंटर करके आराम से उस वेरिएबल को स्टडी कर सकते हैं टाइम टू टाइम वेरिएबल को, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। फोकस ऑन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल के डेवलपमेंट पे ये फोकस करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं बार बार स्टडी करते हैं, तो ये डेवलपमेंट के लिए होता है। तो CDE
आंसर सी डी ई हो जाएगा, सी डी ई ऑप्शन। आईडी है 5091। यहाँ पे कंटेंट एरिया दिया हुआ है लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में दिया हुआ है इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। अच्छा, जो एरिया है उसका टेक्नोलॉजी में किस तरीके से एप्लीकेशन होगा, रीडिंग लैंग्वेज या आर्ट है। ठीक है, जो आर्ट वगैरह लैंग्विस्टिक होता है ना, आर्ट की लैंग्वेज होती है आर्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स होता है, साइंस होता है, सोशल स्टडी। मतलब यहाँ पे ना जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे सब्जेक्ट एरिया होते हैं उनके बारे में बात की, और उसका इंटीग्रेटिंग, उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है उसके बारे में जानना चाहता है। ठीक है, तो रीडिंग लैंग्वेज और आर्ट के लिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस काम के आएगा, बेसिक रीडिंग स्किल के काम आएगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू डेवलप द बेसिक रीडिंग स्किल। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में क्या करेंगे आप, कैलकुलेशन करेंगे, तो ग्राफिक कैलकुलेशन टू इलस्ट्रेट द एब्स्ट्रैक्ट और हार्ड विजुअल रिलेशनशिप। साइंस में क्या करेंगे, साइंस में कुछ चीजों, जो कुछ एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में कॉम्प्लेक्स जो रिलेशन होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो साइंस हो जाएगा। सोशल स्टडी, सोशल स्टडी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं हमारे, साइंस हो जाता है, सॉरी सोशल स्टडीज में हमारा हिस्ट्री हो जाता है, ज्योग्राफी हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं हम, डिस्टेंस वगैरह की बात करते हैं ना, तो सो स्टिमुलेट द एक्सप्लोर डिस्टेंस, प्लेस एंड टाइम। रीडिंग लैंग्वेज, रीडिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर रीडिंग करने के काम आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या होगा, मैथमेटिक्स जो होगा सिमुलेशन ऑफ एक्सप्लोर डिस्टेंस, प्लेस एंड टाइम। डिस्टेंस, प्लेस और टाइम तो हमारा सोशल स्टडी से रिलेटेड हो जाएगा। ग्राफिक कैलकुलेशन टू इलस्ट्रेट द एब्स्ट्रैक्ट और हार्ड टू विजुअलाइज, कैलकुलेशन हमारा रिलेटेड होगा मैथमेटिक्स से। ठीक है, सिमुलेशन टू इलस्ट्रेट द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हम कहाँ पे बताते हैं, साइंस में। ठीक है, A is related to 1, B is related to 3 and C is related to 4 और D is related to 2। ठीक है, तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 हमारा ऑप्शन वन आईडी हो जाएगी फर्स्ट वन, 5066। ठीक है, फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे आपको कोई भी डाउट है तो आप इवन आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।